अभिनव झा की अनोखी कक्षा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो हम लोग देख रहे थे सेक्शन 40 सबसेक्शन ए के बारे में अपनी चर्चा। 40 और स्मॉल ए ये क्या बोलता है? डिडक्शन नहीं तो कभी नहीं, कभी नहीं कभी नहीं। इसको बताने वाला कौन है? 40 ए। लेकिन अगर मान लो कि कुछ सर्कमस्टांसेस में यानी कि कभी कभी डिडक्शन नहीं मिलेगा, ये बताने वाला 40 का कैपिटल ए है। और यहाँ पर बोला गया कि बिल्कुल नहीं मिलेगा, 40 ए के रिस्पेक्ट में बताया गया। हम लोगों ने इक्वलाइजेशन, लेवी, इनकम टैक्स वगैरह सबके बारे में देख लिया था। अब हम लोग बात करते हैं लेवी बाय स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के बीच में एक प्लानिंग होता था डिविडेंड बचाने के लिए, डिविडेंड का टैक्स बचाने के लिए। तो स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, वो उसका मालिक कौन हो गया? इसका मालिक स्टेट गवर्नमेंट हो गया। जाहिर सी बात है, अंडरटेकिंग ही स्टेट गवर्नमेंट की है, तो सबसे ज़्यादा स्टेक जो है आपका स्टेट गवर्नमेंट का ही स्टेक हो गया। अब जहाँ तक बात करते हैं कि जब स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग डिविडेंड बोलकर इनको पेमेंट करती थी, स्टेट गवर्नमेंट को पेमेंट करती थी, तो उस परिस्थिति में क्या होता था? 115 ओ के तहत डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लग जाता था। और जैसा कि पता है आपको कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पर आपको क्रेडिट या अलाउंस वगैरह सब भी नहीं मिलता है। तो इसकी वजह से इनको लगता था कि हमें तो डबल घाटा हो रहा है। तो इन लोगों ने एक प्लानिंग किया, स्टेट गवर्नमेंट ने एक प्लानिंग किया। स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि हम लोग अलग अलग नाम से आप पे चार्ज इम्पोज करते हैं, यानी कि चार्ज को लेवी करते हैं। क्या करते हैं? अलग अलग नाम से चार्ज को लेवी करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पावर यूज़ करके, जैसे कि रॉयल्टी, लाइसेंस फीस, सर्विस फीस, प्रिविलेज फीस, सर्विस चार्ज या फिर अदर चार्ज के नाम से स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग से पैसे चार्ज करने लगे स्टेट गवर्नमेंट। अब क्या होता था कि इस पर आपको कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स भी नहीं देना पड़ता था, और साथ में खर्चा भी इन लोगों को अलाउ हो जाता था स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग को। ठीक है, इस बात के प्लानिंग को फाइनेंस एक्ट 2013 में आपका चिदम्बरम साहब वगैरह सब समझ गए, इनकम टैक्स आपका समझ गया। तो उस सिचुएशन में क्या हुआ? उस सिचुएशन में बोला गया यहाँ पर 40 सबसेक्शन ए में एक सब क्लॉज डाला गया और साफ साफ बोल दिया गया कि अगर लेवी स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, लेवी लगाने वाली स्टेट गवर्नमेंट है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट लेवी लगाती है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट। और पेमेंट जो होता है उस लेवी के बदले में, जो लेवी के बदले में जो कलेक्शन होगा, वो एक्सक्लूसिवली जो होती है स्टेट गवर्नमेंट को पेमेंट किया जाता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है उसमें। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसा पेमेंट जो होगा वो डिसअलाउ हो जाएगा। तो इसीलिए ये पॉइंट आपका आता है लेवी बाय स्टेट गवर्नमेंट, लेवी बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि अगले अगले प्रोविज़न के बारे में, पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉई। ठीक है, नॉन मॉनिटरी परक्विजिट पर, किस परक्विजिट पर? नॉन मॉनिटरी परक्विजिट पर एम्प्लॉयर कभी कभी बोलता है कि हम खुद से टैक्स दे देंगे, तो उस टैक्स को पे करने का आपको डिडक्शन नहीं मिलता है। ठीक है, पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉई अगर एम्प्लॉयर देता है तो। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं पेमेंट ऑफ सैलरी वगैरह बाई AOPBY टू इट्स मेंबर। ठीक है, तो सैलरी, बोनस वगैरह अपने मेंबर को जब AOPBY पेमेंट करता है। ठीक है, अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि जो आपका प्रोविज़न स्पेसिफाइड होगा, तो हम लोगों ने AOPBY करके चैप्टर देखा था। उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर AOP या फिर BOI, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, किसको पेमेंट करती है? इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन या रेमुनरेशन अगर अपने मेंबर को पे करती है, तो उस सिचुएशन में आपका 40BA आता है, 40BA आता है। वो 40BA क्या बोलता है कि आपको डिसअलाउंस हो जाएगा। अगर डिसअलाउंस जो करना है, अगर इंटरेस्ट पेमेंट करना है मेंबर को, ठीक है, मान लो 100 रुपया पेमेंट करना है और 50 रुपया रिसीव करना है, तो डिसअलाउंस जो होगा वो नेट ऑफ करके किया जाएगा। ठीक है, AOPBY में ये देखा था हम लोगों ने, जबकि फर्म में ऐसा नहीं था। उसके बाद जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि अगर मेंबर इंडिविजुअल कैपेसिटी पर है लेकिन इंटरेस्ट उसको रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पर दिया जा रहा है, मतलब जिस कैपेसिटी पर आप हो मेंबर, उस कैपेसिटी पर आपको इंटरेस्ट नहीं दिया जा रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको अलाउड हो जाएगा। ठीक है, अब जहाँ तक बात करते हैं कि आप इंडिविजुअल कैपेसिटी पर हो या फिर रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पर हो, किसी भी कैपेसिटी पर हो, आपको इंटरेस्ट के अलावा कुछ सैलरी वगैरह दिया जाता है, तो वह हर हाल में डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोगों ने 40 सबसेक्शन ए के रिस्पेक्ट में कंप्लीट की। ठीक है, 40 सबसेक्शन ए के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने कंप्लीट की। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं सेक्शन 40 के सबसेक्शन ए के सबसेक्शन 2 के बारे में, एक बात और आती है यहाँ पर आपका
एक और यहाँ पर छूट गया आपका 40A का क्लॉज नंबर 3 आता है। ये क्लॉज नंबर 3 क्या बोलता है कि अगर मान लो कि सैलरी आउटसाइड इंडिया पे किया जाता है, क्या पे किया जाता है, सैलरी पे किया जाता है, आउटसाइड इंडिया में पे किया जाता है, ठीक है, किसी रेसिडेंट को या नॉन रेसिडेंट को, लेकिन पे करना है कहाँ पर, आउटसाइड इंडिया में पे किया जाता है, रेसिडेंट या फिर नॉन रेसिडेंट को। तो अगर TDS डिडक्ट नहीं किया गया है या फिर पेड नहीं किया गया है इनकम टैक्स के हिसाब से टाइम लिमिट में, तो वो डिसअलाउ हो जाएगा, अब हम लोग बात करते हैं 40 सबसेक्शन ए के बारे में। एक्सपेंस नॉट डिडक्टेबल अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस, किसी किसी परिस्थिति में आपको एक्सपेंस जो होता है नॉट डिडक्टेबल। तो 40 स्मॉल ए क्या बोला था, कभी नहीं कभी नहीं, और 40A क्या बोला, कभी कभी, ठीक है। तो सर्टन सर्कमस्टांसेस में उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि पेमेंट टू स्पेसिफाइड पर्सन नॉट डिडक्टेबल अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, कभी कभी स्पेसिफाइड पर्सन को आप पेमेंट करते हो, ठीक है, तो वो डिडक्टेबल नहीं होता है किसी किसी सर्कमस्टांसेस में। अब ये जो असेसिंग ऑफिसर है, ठीक है, आप एक्सेसिव या फिर अनरिजनेबल पेमेंट करते हो तो, एक्सेसिव या फिर अनरिजनेबल पेमेंट करते हो तो किसी भी मतलब आपका किसी भी खर्चे के रिस्पेक्ट में, तो वो उसको असेसिंग ऑफिसर को एक्सेसिव या अनरिजनेबल लग गया तो वो डिसअलाउ कर सकता है, मे बी डिसअलाउड, ठीक है। हैविंग रिगार्ड टू, किस चीज़ का रिगार्ड को ध्यान में रख के, मार्केट वैल्यू को ध्यान में रख के, जो भी गुड्स सर्विसेज या फिर अदर फैसिलिटीज़ के रिस्पेक्ट में आप पेमेंट कर रहे हो उसके फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से, ठीक है। तो उस सिचुएशन में अगर उसको एक्सेसिव या रिजनेबल लग गया तो वो आपका डिसअलाउ कर देगा, असेसिंग ऑफिसर आपका डिसअलाउ कर देगा। यहाँ पर आपका इस प्रोविज़न में जो स्पेसिफाइड पर्सन को पेमेंट किया जाता है, यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर प्रोवाइडेड करके बोला गया है कि ये डिसअलाउंस नहीं होगा अगर कोई एक्सपेंस या कोई जो खर्चे वगैरह सब होंगे वो एक्सेसिव या अनरिजनेबल होंगे, हैविंग रिगार्ड टू फेयर मार्केट वैल्यू, वो क्या किया गया है, स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में किया गया है। अगर वो ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ प्राइस पर है तो स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन आपका 92B में डिफाइन किया गया है, ठीक है। अगर वो ALP पर है ट्रांजैक्शन, स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में अगर आपका एक्सेसिव या अनरिजनेबल भी लगे लेकिन वो ALP के पर बेस्ड हो, आपका आर्म्स लेंथ प्राइस पर बेस्ड हो, तो वो डिसअलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि जो भी अमाउंट डिसअलाउड होता है 40A के सबसेक्शन 2 में, 40A के सबसेक्शन 2 में वो आपका रिसिपिएंट के हैंड में टैक्सेबल हो जाता है। विशेष बात है ये कि रिसिपिएंट के हैंड में टैक्सेबल हो जाता है। 40A का सबसेक्शन 2 अप्लाई होता है खर्चे के रिस्पेक्ट में ओनली, ध्यान रहे एक्सपेंस के रिस्पेक्ट में केवल अप्लाई होता है। ये अट्रैक्ट नहीं होता है जब आप सेल करोगे स्पेसिफाइड पर्सन को फेयर मार्केट वैल्यू से लोअर प्राइस पर, ये खर्चे के रिस्पेक्ट में आता है, ठीक है, खर्चे के रिस्पेक्ट में आता है, ठीक है। अगर स्पेसिफाइड पर्सन को आपने कम दाम में बेच दिया है तो उस सिचुएशन में ये डिसअलाउंस नहीं आता है। आप गुड सर्विसेज या फैसिलिटीज़ के बदले में जो खर्चा करते हो स्पेसिफाइड लोगों को पेमेंट करते हो, ठीक है, तो उस परिस्थिति में ये सारी चीज़ें आती हैं। अब हम लोग बात करते हैं 40A के सबसेक्शन 3 और 40A के सबसेक्शन 3A के बारे में। यहाँ पर भी आपका ये जो अंदर का सबसेक्शन है वो याद ना भी रहे तो चलेगा, आपको इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बल्कि 40A केवल याद रखना ज़रूरी है। तो 40A जो होता है वो अगर आपको अट्रैक्ट कब होगा, ठीक है, तो सिंगल डे में अगर 20,000 से ज़्यादा या 35,000 के से ज़्यादा अदरवाइज स्पेसिफाइड मैनर पेमेंट किया जाता है तो ये 40A का सबसेक्शन 3 अट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब अगर एसएससी कोई खर्चा करता है, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में आप खर्चा करेगा तो पेमेंट करोगे या फिर एग्रीगेट पेमेंट करोगे किसी खर्चे के रिस्पेक्ट में एक सिंगल डे में 20,000 रुपये से ज़्यादा, और अगर आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ द गुड्स का खर्चा है, ठीक है, आप जो हैं ट्रांसपोर्टर ऑफ द गुड्स के रिस्पेक्ट में ये आपका 35,000 का लिमिट है, ठीक है, तो 20,000 से ज़्यादा या फिर 35,000 से ज़्यादा अदरवाइज दैन अकाउंट पेई चेक और डिमांड ड्राफ्ट, अकाउंट पेई चेक और डिमांड ड्राफ्ट के अलावा आप पेमेंट करते हो तो उस सिचुएशन में वो डिसअलाउड हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका सेक्शन 40A का सबसेक्शन 3A आता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर एक्सपेंस आपका पेबल था, ठीक है, पेबल के बेसिस पर ही आपको अलाउंस मिल गया था, अलाउड हो गया था किसी प्रीवियस ईयर में। सब्सिक्वेंट ईयर में अगर मान लो कि एसएससी दोबारा ये गलती कर देता है कि अदरवाइज दैन अकाउंट पे चेक, ठीक है, वो आपका पे कर देता है या बैंक ड्राफ्ट के बिना पे कर देता है, तो जो भी पेमेंट
किया वो डीम टू बी प्रॉफिट एंड गेन ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन माना जाएगा। ठीक है, उस प्रीवियस ईयर में, जिस प्रीवियस ईयर में आपने टैक्स दिया, मतलब पिछले वाले प्रीवियस ईयर में मान लो कि आपको ड्यू बेसिस पर ही अलाउड हो गया था, डिडक्शन आपने ले लिया था, लेकिन अगले साल आपने पेमेंट कर दिया कैश में। ठीक है, तो अदर देन अकाउंट पे चेक और डिमांड ड्राफ्ट आपने पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, सिंगल डे में 20,000 से ज़्यादा और 35,000 ट्रांसपोर्टर के केस में, ट्रांसपोर्टर ऑफ द गुड्स के केस में, तो उस सिचुएशन में सब्सिक्वेंटली जो है आगे वाले इस ईयर में तो आपको जो है अलाउ हो गया था, आगे वाले प्रीवियस ईयर में क्या माना जाएगा, आगे वाले प्रीवियस ईयर में आपका इनकम मान के चार्ज कर दिया जाएगा, आपके ऊपर चार्ज कर दिया जाएगा। अब जहाँ तक हम लोग इसमें कुछ अदर बातें देखते हैं, ठीक है, कुछ केसेस में क्या होता है, अगर मान लो कि मतलब कुछ केसेस में आपका रूल 6DD अप्लाई होता है, रूल 6DD अप्लाई होता है, जहाँ पर आपको ये 20,000 वाला का एक्सेप्शन बताया गया है। रूल 6DD जो है वो बताया गया है, जिसमें आपको लिस्ट दिया गया है, जिसमें एक्सेप्शन बताया गया है, इसमें काफ़ी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, तो आपका उसमें एक्सेप्शन बताया गया है। अब जहाँ तक हमारा एक केस आता है, अत्तर सिंह गुरुमुख सिंह, सुप्रीम कोर्ट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि अगर मान लो स्टॉक या फिर रॉ मटेरियल खरीदने को खर्चा बोला जाता है, तो आपका 40A का सबसेक्शन 3 अप्लाई हो जाएगा पेमेंट पर। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है कि रॉ मटेरियल और क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल और स्टॉक खरीदना भी खर्चा माना जाता है, तो ऑब्वियसली आपका ये अप्लाई हो जाएगा। अब जहाँ तक बात करते हैं कि एडवांस पेमेंट अगर आपने दिया है किसी को, ठीक है, किसी खर्चे के रिस्पेक्ट में, अदरवाइज देन अकाउंट पे ही चेक, तो उस सिचुएशन में जिस ईयर में आपने एडवांस पेमेंट दिया है उस ईयर में आपका डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है, उस ईयर में आपका डिसअलाउ हो जाएगा। अब जहाँ तक बात करते हैं 40A के सबसेक्शन 3 के रिस्पेक्ट में एक बात और, कि अगर मान लो कि अदरवाइज दैन अकाउंट पे ही चेक अगर पक्का अहिर्तिया खरीदते हो, ठीक है, तो अगर मान लो कि अगर अदरवाइज दैन चेक अगर पक्का अहिर्तिया खरीदते हो, ठीक है, पक्का अहिर्तिया खरीदते हो या फिर कच्चा अहिर्तिया खरीदते हो, ठीक है, तो उस परिस्थिति में जो पक्का अहिर्तिया खरीदते हो, तो उस सिचुएशन में डिसअलाउंस आपका अट्रैक्ट हो जाएगा, अदरवाइज दैन चेक में 40A का सबसेक्शन 3 लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर नहीं लगेगा, यहाँ पर कच्चा अहिर्तिया में नहीं लगेगा, मतलब पक्का में लगेगा, कच्चे में नहीं लगेगा, इतना आपको याद रखना है। बाकी इस टर्म को ध्यान रखो, बाकी इससे कोई खास विशेष मतलब नहीं है कि ये एग्जैक्टली होता क्या है। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं कि ये रूल 6DD में जो हम लोगों ने देखा था एक्सेप्शन दिया गया है, इसमें बताया गया है कि अगर फ़िश या फिर फ़िश प्रोडक्ट आप खरीदते हो, ठीक है, अब फ़िश या फिर फ़िश प्रोडक्ट में अदर मैरीन प्रोडक्ट भी आता है, मतलब अदर मैरीन प्रोडक्ट भी आता है, उस सिचुएशन में अगर पेमेंट जो होता है वो प्रोड्यूसर को डायरेक्ट किया जाता है, प्रोड्यूसर को डायरेक्ट किया जाता है, तब ये 20,000 प्लस वाले का एक्सेप्शन है रूल 6DD में। ठीक है, मतलब प्रोड्यूसर के अलावा अगर किसी को भी पेमेंट करते हो तो उस सिचुएशन में ये वाला कंडीशन 40A का 3 आपका डिसअलाउंस कंटिन्यू रहेगा। तो ये एक छोटी सी बात रही, उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं 40A के सबसेक्शन 4 के बारे में, पेमेंट मेड बाय अकाउंट पे ई चेक इन वायोलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये 40A का सबसेक्शन 4 जो होता है वो एक्चुअली जो 40A का सबसेक्शन 3 था उसको सुपर पावर का दर्जा देता है, मतलब इसके पावर को बढ़ा देता है। मान लो कि अगर किसी लॉ या फिर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि कोई पेमेंट अदरवाइज दैन अकाउंट पे चेक या फिर ड्राफ्ट देना है, मतलब लॉ में आपने कॉन्ट्रैक्ट ही कर लिया कि भैया हम जो पेमेंट लेंगे वो कैश में ही लेंगे, और एसएससी क्या होता है 40A के सबसेक्शन 3 के डिसअलाउंस से बचने के चक्कर में अकाउंट पे चेक या डिमांड ड्राफ्ट से ही पेमेंट करता है। ठीक है, तो किसी भी लॉ या कॉन्ट्रैक्ट में चाहे कुछ भी लिखा हो, ठीक है, इस ग्राउंड पर उसके खिलाफ केस नहीं हो सकता है कि इसने आपका 40A के सबसेक्शन 3 को कंप्लाइंस करने के चक्कर में हमारी बात नहीं मानी और हमें कैश वगैरह में पेमेंट ना दिया, हमारा पेमेंट जो होता है अकाउंट पे चेक और ड्राफ्ट में के फॉर्म में दिया। ठीक है, अकाउंट पे चेक और ड्राफ्ट के फॉर्म में दिया। इसके बाद वो सारी कहानी आती है जो हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन के बारे में हमने पूरी तरह से डिस्कशन ऑलरेडी करके रखा हुआ है। ठीक है, जो कि आप पिछले वीडियो में आपको फिर से सुन लेना अगर आपको ध्यान ना हो तो।
अब हमारा आता है सेक्शन 41 का सब सेक्शन 1 जो कि डीम्ड इनकम के बारे में बताता है। 41 का सब सेक्शन 1 आपका डीम्ड इनकम के बारे में बताता है। ये आपका आता है रिकवरी ऑफ एक्सपेंडिचर या फिर लॉसेस, एक्सपेंडिचर या लॉसेस की रिकवरी, ठीक है, या फिर आपका रिमिशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटीज़। अब यहाँ पर जो सेक्शन 41 का सब सेक्शन 1 होता है, या फिर हम लोगों ने 41 का सब सेक्शन 4 भी देखा था, मतलब सेक्शन 41 एक तरह से आपका इनकम माना जाएगा। इसके बारे में बोलता है भैया ये सारी चीज़ों को आपको इनकम मानना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी लॉस या एक्सपेंडिचर, कोई भी लॉस या फिर एक्सपेंडिचर किसी प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी आपको अलाउ हो गया था इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविज़न के हिसाब से, और आगे चलकर वो रिलाइज हो गया वापस से आपका, मतलब आपका आ गया, ठीक है। अब जहाँ तक बात करते हैं कि जो रिलाइज हुआ है आगे चल के वो सेम पर्सन के हैंड में, ठीक है, सेम पर्सन के हैंड में आपका पैसा वापस आ गया है, ठीक है, जिसको आपने लॉस, बैड डेट्स, जैसा हम लोगों ने देखा था कि बैड डेट्स जो होता था वो बाद में रिकवर हो गया था, तो कैसे करके टैक्सेबल किया जाता है, ठीक है। तो सेम पर्सन के हैंड में, ठीक है, अगर मान लो कि बिजनेस डिसकंटिन्यू है, ठीक है, रिकवरी वाले प्रीवियस ईयर में, तो भी टैक्सेबल होगा। उस पर्सन के हैंड में बिजनेस नहीं है उसके बावजूद भी टैक्सेबल हो जाएगा। अब जहाँ तक बात करते हैं कि एक्सपेंस ऑफ लॉसेस या फिर एक्सपेंस के रिस्पेक्ट में वो पहले अलाउड था, बाद में सक्सेसर के हैंड में रिलाइज हो जाता है, अमालगमेशन, डीमर्जर या फिर अदरवाइज सक्सेशन के कारण, तो उस सिचुएशन में टैक्स लग जाएगा। यहाँ पर उस सिचुएशन में टैक्स लग जाएगा। अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने दो केसेस देखे थे, हम लोगों ने केसेस देखे थे, आपका एक वीरभद्र राव का केस और एक पीके कायमल का केस। हम लोगों ने बैड डेट्स के केस में क्या देखा था, एक वीरभद्र राव का केस देखा था और पीके कायमल का केस देखा था। वीरभद्र राव ने बोला था कि जो बैड डेट्स पिछले ने राइट ऑफ, मतलब पिछले के इनकम में कंसिडर किया गया था, तो सक्सेसर भी उसको राइट ऑफ कर सकता है, सक्सेसर भी आपको राइट ऑफ कर सकता है। लेकिन बैड डेट्स के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने क्या देखा था, पीके कायमल का केस, पीके कायमल, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो जैसे मराठी में मैंने आपको बताया था ना, काई झाले बोलते हैं, वैसे कायमल, पीके कायमल्ले, ठीक है, तो पीके कायमल, ठीक है, ये केस आपको निश्चित तौर पे याद रखना है। जो बैड डेट्स का सेक्शन 41 का सबसेक्शन 4 था, ठीक है, अगर सक्सेसर बदल जाता है, मतलब जिस पर्सन के हैंड में बैड डेट्स हुआ था उसी का रिकवर होता है तो टैक्सेबल होता है, ठीक है, ये पीके कायमल के केस में बताया था। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई केस नहीं बताया गया है हमारे इस वाले केस में, जहाँ पर रिकवरी हो जाती है लॉसेस का या फिर एक्सपेंडिचर का जो कि ऑलरेडी अलाउड था, बाद में वो रिकवर्ड हो जाता है, तो उस सिचुएशन में अगर सेम पर्सन है तो भी टैक्सेबल होगा, और सक्सेसर दूसरा पर्सन है तभी भी टैक्स लग जाएगा रिकवरी वाले प्रीवियस ईयर में, सक्सेसर में भी जो है उसी के हैंड में टैक्स लग जाएगा। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं रिमिशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटीज़ के बारे में, रिमिशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटीज़ के बारे में, ट्रेड डिपॉजिट या फिर बिजनेस लोन का वेवर, ठीक है, ट्रेड डिपॉजिट या फिर बिजनेस लोन का वेवर हो जाता है तो, या फिर अदर ट्रेडिंग लायबिलिटीज जिसका किसी प्रीवियस ईयर में डिडक्शन ले चुका है, तो भले ही बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाता है, ठीक है, तो भले ही बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाता है ओनर का, ठीक है, तो उस सिचुएशन में टैक्सेबल हो जाएगा जिस प्रीवियस ईयर में वेवर या फिर सीजन या फिर रिमिशन हो उस प्रीवियस ईयर में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज फ्लैक्चुएशन। फॉरेन एक्सचेंज फ्लैक्चुएशन का इफेक्ट कैसे कैसे होता है इनकम टैक्स में, दो केस में हम लोग इसको बांट सकते हैं। पहला आपका सेक्शन 43A का कंडीशन है, 43A का केस है, और दूसरा अदर केस है, तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सेक्शन 43A का केस क्या बोलता है, सेक्शन 43A का केस बोलता है कि अगर एसेट्स आउटसाइड इंडिया में फॉरेन करेंसी में लोन लेकर खरीदा था, ठीक है, या फिर फॉरेन सप्लायर से आपका क्या किया था, क्रेडिट पर लिया था, ठीक है, फॉरेन आउटसाइड इंडिया में खरीदा था, ध्यान रहे आउटसाइड इंडिया में खरीदा था फॉरेन करेंसी में लोन लेकर, या फिर फॉरेन सप्लायर से खरीदा था क्रेडिट पर, या फिर इंडिया में एसेट्स खरीदा था, ठीक है, फॉरेन करेंसी लोन लेकर इंडिया में ही खरीदा था, ठीक है, तो उस सिचुएशन में 43A एप्लीकेबल नहीं होता, 43A यहाँ पर एप्लीकेबल होता है। मतलब भारत में ही आपका फॉरेन करेंसी में ही लोन ले लिया और भारत में ही खरीद लिया, लेकिन आउटसाइड इंडिया में फॉरेन करेंसी लोन ले लिया और आउटसाइड इंडिया में खरीदा, ठीक है, तो ये दो सिचुएशन आपका हो गया, ठीक है। अब ये 43A के सिचुएशन में कवर्ड नहीं होता है, ठीक है, और ये अदर मामले भी कवर्ड नहीं होते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट, दो ट्रीटमेंट हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि आउटसाइड इंडिया में ख़रीदा था उसकी कहानी। अगर मान लो कि एक्चुअल पेमेंट ना करके हर साल फॉरेन करेंसी लोन या फिर सप्लायर क्रेडिट को, ठीक है,
31 मार्च तक चल रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, मतलब एक्चुअल पेमेंट नहीं करता है, हर प्रीवियस ईयर के एंड के 31 मार्च को क्या कर रहा है, री इनिशिएट कर दे रहा है लोन को। ठीक है, लोन को, फॉरेन करेंसी लोन को आउटसाइड इंडिया वाले केस में री इनिशिएट कर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर आपका 43A का एडजस्टमेंट नहीं होगा, नो एडजस्टमेंट, कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। हर साल एंड में प्रीवियस ईयर के 31 मार्च को आप क्या करते हो, एक्चुअल पेमेंट नहीं करते हो। लेकिन आप जो एक्चुअल पेमेंट अगर करते हो फॉरेन सप्लायर को, ठीक है, या फिर फॉरेन करेंसी लोन को रीपे करते हो, तब आपका 43A का एडजस्टमेंट होता है। ध्यान रहे, तब आपका 43A का एडजस्टमेंट होता है। अब जहाँ तक बात करते हैं कि एडजस्टमेंट कैसे किया जाएगा, एडजस्टमेंट कैसे किया जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्चुअली पेड अमाउंट जो करोगे, एक्चुअली पे करोगे तो उस वक्त के फॉरेन करेंसी के हिसाब से करोगे जब पेमेंट करते हो। तो आपका जब जब आप पे करोगे, एक्चुअली पे करोगे, माइनस जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अमाउंट रिकॉर्डेड है, ठीक है, ये माइनस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो अमाउंट आपका रिकॉर्डेड है, ठीक है, अगर ये मान लो कि पॉजिटिव फिगर होगा, ये आपका पॉजिटिव फिगर होगा, मतलब आपने ज़्यादा पे किया है, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डेड अमाउंट से ज़्यादा पे किया है, तो उस सिचुएशन में डब्ल्यू ऑफ ब्लॉक में ये ऐड हो जाएगा, डब्ल्यू में ऐड हो जाएगा, ठीक है, डिफरेंस को। अगर ये नेगेटिव फिगर आता है, ठीक है, अगर ये नेगेटिव फिगर आता है तो ऐसे सिचुएशन में डब्ल्यू ऑफ ब्लॉक घट जाता है, डब्ल्यू ऑफ द ब्लॉक घट जाता है। अब क्योंकि ये तो जनरल ट्रीटमेंट है, आप ऐसे भी लॉजिक लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि कानून में एक एक बातें क्लियरली दी होनी चाहिए, इसकी वजह से ये सब बातें जो हैं वो ध्यान रखने लायक हैं। ठीक है, अब जहाँ तक बात करते हैं कि आपका एक्चुअल में पेमेंट नहीं होता है तो एडजस्टमेंट नहीं होगा, नो एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट एक शर्त में होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने 43A देखा। अब ये आउटसाइड इंडिया वाला मामला नहीं है, इंडिया वाला मामला है, मतलब इंडिया में फॉरेन करेंसी लोन लेकर एसेट्स खरीदा है या फिर अदर केस है, तो उस सिचुएशन में दो तरह के खर्चे हो सकते हैं, दो तरह के खर्चे हो सकते हैं। अब जो ये आपका रेवेन्यू अकाउंट का खर्चा हो सकता है, जैसे कि डेबिट, डेटर्स, क्रेडिटर्स, एक्सपेंस, ठीक है, जो भी आपका रेवेन्यू अकाउंट में, पीएल अकाउंट वगैरह सब में आता है। अब ये तो फ्लक्चुएशन जब होगा फॉरेन करेंसी का, ठीक है, तो आपको क्या होगा, या तो गेन होगा, या तो गेन होगा एक्चुअल 31 मार्च को आपको या तो गेन होगा या फिर लॉस होगा। अब जहाँ तक गेन की बात करते हैं तो ये जिस प्रीवियस ईयर में गेन हुआ है उस प्रीवियस ईयर का बिजनेस इनकम माना जाएगा। और फ्लक्चुएशन लॉस की जहाँ तक बात करते हैं तो वो 37 सब सेक्शन 1 में जनरल डिडक्शन बोलकर आपको अलाउ हो जाएगा, जनरल डिडक्शन बोलकर अलाउ हो जाएगा। यहाँ एक्रूअल सिस्टम जो है वो अप्लाई होता है। अगर एसएससी को क्या बोलते हैं, मतलब अगर एक्यूरल सिस्टम फॉलो कर रहा है तो उस हिसाब से भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल में आप एक्यूरल सिस्टम, कैश सिस्टम ना करके मर्केंटाइल सिस्टम भी फॉलो करते हो तो उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। अब जहाँ तक बात करते हैं कैपिटल अकाउंट का, यानी कि कैपिटल नेचर का है, तो मतलब ये रेवेन्यू अकाउंट के नेचर का कौन हो गया, डेटर्स, क्रेडिटर्स, एक्सपेंस, जितना भी पीएल का आपका आइटम होता है वो। लेकिन इंडिया में एसेट्स अगर खरीदा था, एसेट्स का मामला है, ठीक है, फॉरेन करेंसी लोन लेकर या फिर अब्रॉड में शेयर वगैरह सब इशू किया था या फिर अदरवाइज कोई कैपिटल है, तो उस सिचुएशन में गेन या फिर लॉस जो कुछ भी होता है वो आपका कैपिटल रिसीट या कैपिटल लॉस माना जाएगा और नो टैक्स ट्रीटमेंट, कोई टैक्स ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं होगा। तो इस तरह से फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन की पूरी कहानी हम लोगों ने देख ली। अब हम लोग जहाँ तक आगे बढ़ते हैं 43B के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। 43B के बारे में 43 क्या बोलता है कि आपका कुछ डिडक्शन जो होता है, सर्टेन डिडक्शन ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर, सर्टेन डिडक्शन एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर। ठीक है, अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं, हमने आपको बताई थी कि एक्चुअल पेमेंट करने के लिए कौन गई, आपकी बेटी गई। ठीक है, भले ही आपकी बेटी नहीं हो फिर भी एज्यूम कर लो कि आपकी बेटी है। ठीक है, आपकी बेटी जो है वो लोन और एडवांस लेकर, ठीक है, लोन और एडवांस ले, ले, ठीक है, कर यूज़ ऑफ रेलवे एसेट्स का पेमेंट करने के लिए गई, मतलब रेलवे एसेट्स का यूज़ करने के लिए गई। ठीक है, अब इसके रिस्पेक्ट में जो पे किया जाता है ये फाइनेंस एक्ट 2016 में डाला गया है, यूज़ ऑफ रेलवे एसेट्स फाइनेंस एक्ट 2016 में डाला गया है। तो एक एक कहानी हम लोग यहाँ पर देखते हैं 43B के एक्चुअल पेमेंट के बेसिस पर। कुछ डिडक्शन ऐसे होते हैं, ठीक है, उस कुछ डिडक्शन में ऐसे आपका डिफेक्ट होता है कि उसको एक्चुअली में पे करोगे, जिस प्रीवियस ईयर में पे करोगे इसमें पे करो, अगले में
पे करो, जब पे करोगे तब आपको डिडक्शन मिलेगा, एक्चुअल पेमेंट पे मिलेगा। इनकम टैक्स भैया ने ये साफ साफ कह दिया है 43B सेक्शन। तो अब यहाँ पर बी का मतलब क्या हो गया, बोनस और कमीशन पेबल टू एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉय को अगर बोनस या कमीशन दिया जाता है तो हम लोगों ने 36 सबसेक्शन 1 में देखा था डिडक्शन उसको मिलता है, तो ये एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आता है ई का मतलब क्या हो गया, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। ई बोनस और कमीशन इम्प्लॉय हो गया, ई का मतलब एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन, उसके हिस्से का कॉन्ट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी फंड या फिर अदर वेलफेयर फंड में आप देते हो तो वो भी एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर मिलेगा। टी का मतलब क्या हो गया, टैक्सेस। टैक्सेस, ड्यूटीज, सेस या फिर फीस, चाहे किसी भी नाम से बुला लो, किसी भी लॉ के तहत अगर फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स जो लॉ एप्लीकेबल है वो उसमें पेमेंट किया जा रहा है तो वो एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर ही आपको डिडक्शन उसका मिलेगा। उसके बाद जहाँ तक हम लोग बात करते हैं इंटरेस्ट के संदर्भ में, ठीक है, इंटरेस्ट के संदर्भ में एक इंटरेस्ट होता है लोन और बोरो, दूसरा इंटरेस्ट होता है लोन और एडवांस। ठीक है, तो ये ध्यान देना है आपको। तो पहला होता है कि इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन और बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, या फिर आपका स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन या फिर स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, अगर मान लो किसी भी लोन या बोरोइंग आपने यहाँ से किया था, उसका बदला में आपको ब्याज देना पड़ रहा है, तो वो भी एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर डिडक्शन मिलेगा। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि अगर लोन या एडवांस आपने लिया था शेड्यूल बैंक से, ठीक है, इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक या फिर शेड्यूल बैंक से, ध्यान रहे, तो उस सिचुएशन में आपका लोन और एडवांस के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पेमेंट करते तो एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर मिलेगा। ले का मतलब क्या हो गया, लीव इनकैशमेंट। लीव इनकैशमेंट पेबल टू एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय को लीव इनकैशमेंट अगर दे रहे हो आप तो उस सिचुएशन में वो भी एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर डिडक्शन मिलेगा, एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर डिडक्शन मिलेगा। और फाइनेंस एक्ट 2016 में एक पॉइंट यहाँ पर डाला गया, यहाँ पर बोला गया कि कोई भी सम पेबल एसएससी के द्वारा किया जाता है इंडियन रेलवे का एसेट्स को यूज़ करने के लिए, इंडियन रेलवे को का जो मतलब कोई भी सम पेबल बाय एसएससी टू इंडियन रेलवे फॉर यूज़ ऑफ रेलवे एसेट्स को यूज़ करने के लिए, तो उस सिचुएशन में भी वो भी एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर आपका डिडक्शन मिलेगा। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि आपका 43B अट्रैक्ट नहीं होगा, अगर मान लो 43B आपका अप्लाई नहीं होगा, अगर कोई भी सम को आप एक्चुअली पे कर देते हो 139 सब सेक्शन 1 में, ठीक है, पे कर देते हो रिटर्न फाइल करने की डेट से पहले पहले ही, ठीक है, जिस प्रीवियस ईयर में आपका लायबिलिटी इनकर्ड हो चुका है उस प्रीवियस ईयर में आप पेमेंट कर देते हो, तो उस सिचुएशन में आपका एक्चुअल पेमेंट रिटर्न फाइल डेट करने तक हो ही गया, तो फिर ये अट्रैक्ट होने का सवाल ही नहीं उठता है। जहाँ तक बात करते हैं ये जो दोनों प्रकार का इंटरेस्ट हम लोगों ने देखा, वो इंटरेस्ट को जो आपका होता है लोन या बोरो या फिर लोन और एडवांस का जो इंटरेस्ट होता है, ठीक है, अगर मान लो कि ये इंटरेस्ट के अमाउंट को भी वापस से लोन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, लोन या एडवांस में, लोन एडवांस या फिर बोरिंग में कन्वर्ट कर दिया जाता है, मतलब तो उस सिचुएशन में क्या होता है, उस सिचुएशन में आप ये नहीं मान सकते हो कि एक्चुअली पेड कर दिया गया है, इसको एक्चुअली पेड नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये एक्चुअली पेड नहीं माना जाएगा। ये सारी चीज़ें क्लैरिफिकेशन करनी बहुत ही ज़रूरी थी, इसलिए एक एक चीज़ें यहाँ पर बताई गई। अगर मान लो कि इंटरेस्ट पेबल जो होगा उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन में, ठीक है, इंटरेस्ट पेबल को कन्वर्ट कर दिया जाता है फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन में, तो आपका डिडक्शन जो होता है वो आपका इस, ध्यान रहे, फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो डिडक्शन अलाउड हो जाएगा यहाँ पर जिस एक्सटेंट तक ये वाला टर्म लोन पेड होता है उस एक्सटेंट तक, मतलब इंटरेस्ट का शकल आपने बदल दिया तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर घुमा के बोला गया है कि इफ़ इंटरेस्ट पेबल इज कन्वर्टेड इनटू फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन, ठीक है, देन डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन टू एक्सटेंट इट इज़ पेड, जिस एक्सटेंट तक ये पे किया गया है उस एक्सटेंट तक। अब जहाँ तक बात करते हैं कि बैंक गारंटी जो होता है अगर आपने फर्निश कर दिया तो बैंक गारंटी का मतलब एक्चुअल पेमेंट नहीं होता है, बैंक गारंटी डज नॉट अमाउंट टू एक्चुअल पेमेंट्स। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि अगर मान लो कि लीकर होता है, लीकर का जो बॉटलिंग फीस होता है, ठीक है, लीकर जो होता है, दारू जो होता है, उसका जो बॉटलिंग किया जाता है उसका जो फीस होता है वो 43B सेक्शन में कवर्ड नहीं होता है, क्योंकि 43B सेक्शन का तो आपका यहाँ पर कितने पॉइंट 7 चीज़ें हो गई और कोई चीज़ें तो कवर्ड हो ही नहीं सकती है। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पेबल टू स्टेट गवर्नमेंट, ये भी 43B में कवर्ड नहीं होता क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चार्ज एक चार्ज है, वो कोई टैक्स ड्यूटी या सेस वगैरह सब नहीं है, ठीक है, टैक्स ड्यूटी या फिर सेस वगैरह सब नहीं है, ठीक है।
अब जहाँ तक यूज़ ऑफ इंडियन रेलवे एसेट्स की बात जहाँ तक हम लोग करते हैं कि अगर एसएससी जो क्या होता है कि यूज़ करता है रेलवे कोच का अपने मटेरियल को या फिनिश गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो वो जो आपका भाड़ा पे करता है कोच के रिस्पेक्ट में, तो वो आपका 43B का सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप भाड़ा पे करते हो। ठीक है, मुंबई का टिफ़िन वाला डब्बा क्या करता है, वो रेलवे का एक कोच ही जैसे अपना सामान ले जाता है, तो वो आपका एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर। ठीक है, अगर मान लो कि एसएससी जो होता है वो आपका अब रेलवे का बिल्डिंग जो होता है उसी को भाड़ा पर एसएससी ले लेता है अपने बिजनेस को कैरी करने के लिए। तो उस सिचुएशन में जो रेंट पेबल होता है रेलवे को, आप रेलवे को जो पेमेंट पे कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, उसके बिल्डिंग को यूज़ करने के लिए, तो वो भी 43B का सब्जेक्ट हो जाएगा। केवल रेलगाड़ी नहीं, मालगाड़ी नहीं, उसका बिल्डिंग वगैरह सभी हो गया है जो भी रेलवे एसेट्स का होगा। अगर मान लो कि एसएससी एडवर्टाइज करता है रेलवे पर, ठीक है, या फिर रेलवे प्लेटफॉर्म पर, तो एडवर्टाइजमेंट चार्ज जो आप पे करोगे, ठीक है, यूज़ ऑफ रेलवे एसेट्स माना जाएगा। और वो एडवर्टाइजमेंट चार्ज भी होता है, वो सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B हो जाएगा। अब हम लोग अगले सेक्शन की चर्चा करते हैं, हेड ऑफिस के एक्सपेंडिचर का टैक्स ट्रीटमेंट कैसे कैसे होगा ब्रांच के हैंड में। ठीक है, तो ये आपका आता है सेक्शन 44C। ये कौन सा सेक्शन आता है, 44C। हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर के बारे में बताता है पूरी कहानी। अगर मान लो कि फॉरेन ब्रांच का कोई इंडियन मतलब फॉरेन कंपनी का कोई इंडियन ब्रांच है, तो मान लो वो फॉरेन कंपनी आपकी हेड ऑफिस हो गई। ठीक है, वो फॉरेन कंपनी आपकी हेड ऑफिस हो गई इंडियन ब्रांच की, तो उस ब्रांच का बिजनेस इनकम सेक्शन 28 से लेकर 44D में नॉर्मली कंप्यूट किया जाएगा। अब आप उसका इनकम जो है बिजनेस इनकम कैलकुलेट कर दिए, उस इंडियन ब्रांच का, किसका, इंडियन ब्रांच का आपने क्या कंप्यूट कर दिया, बिजनेस इनकम कंप्यूट कर दिया। अब जहाँ तक बात करते हैं कि उसको हेड ऑफिस एक्सपेंस के रिस्पेक्ट में, ठीक है, एक्सपेंस के रिस्पेक्ट में डिडक्शन जो अलाउ होगा वो कितना अलाउ होगा, कैसे अलाउ होगा। ठीक है, तो अमाउंट इक्वल टू 5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। 5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। ये एडजस्टेड टोटल इनकम क्या होता है वो हम लोग थोड़ी देर में जान जाएंगे। तो 5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, या फिर जो भी एक्सपेंडिचर किया है, जो एक्सपेंडिचर हेड ऑफिस के नेचर का है, ठीक है, वो एट्रीब्यूटेबल टू जो उसका ब्रांच इन इंडिया है उसके रिस्पेक्ट में हेड ऑफिस ने जितना भी खर्चा किया है उसमें एट्रीब्यूटेबल टू बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ एसएससी इन इंडिया। ठीक है, तो एट्रीब्यूटेबल। ठीक है, अब इन दोनों में जो लोअर होगा, विच एवर इज लोअर, उसका आपको डिडक्शन मिलेगा। विच एवर इज लोअर का डिडक्शन आपको मिलेगा। अब जहाँ तक बात करते हैं कि एडजस्टेड टोटल इनकम का मतलब क्या होता है। एडजस्टेड टोटल इनकम मतलब इंडियन ब्रांच का टोटल इनकम बिना चैप्टर 6A का डिडक्शन, बिना ब्राउड फॉरवर्ड लॉसेस और डेप्रिसिएशन को कंसीडर किए हुए टोटल इनकम निकालना है। मतलब ना चैप्टर 6A का डिडक्शन, ना ब्राउड फॉरवर्ड लॉसेस या डेप्रिसिएशन का आपका कंसीडर करते हुए, मतलब पिछले साल का जो भी ब्राउड फॉरवर्ड आपका लॉसेस जो आगे बढ़ा होगा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के रूल के हिसाब से और डेप्रिसिएशन होगा, उसको नहीं लेना है। अब टोटल इनकम आपका क्या हुआ, ठीक है, तो आपका चैप्टर 6A का और ब्राउड फॉरवर्ड लॉसेस और डेप्रिसिएशन को कंसिडर किए बिना आपको क्या करना है, टोटल इनकम कंप्यूट करना है। अब जाहिर सी बात है कि एक आपका प्रीवियस ईयर हो गया, प्रीवियस ईयर से पिछले 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का एवरेज। ठीक है, तो प्रीसीडिंग 3 प्रीवियस ईयर का एवरेज टोटल इनकम निकालना है। अब अगर मान लो कि 3 साल हुआ ही नहीं है इसके बने हुए कंपनी के, तो 2 साल का एवरेज लेंगे, एक ही साल हुआ है तो एक ही साल का एवरेज लेंगे, तो ये तो लॉजिकल सी बात है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर जाना हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर का डिडक्शन कैसे कैसे मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं टैक्सेशन ऑफ फिल्म प्रोड्यूसर या डिस्ट्रीब्यूटर की कहानी। फिल्म प्रोड्यूसर या डिस्ट्रीब्यूटर की कहानी की बात हम लोग करते हैं। तो अगर मान लो कि फिल्म रिलीज़ के डेट पर डिपेंड करता है। अगर फिल्म रिलीज़ 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2017 से पहले होता है, ठीक है, तो आपका ये 1 जनवरी 2017-18, तो 17-18 का असेसमेंट ईयर आपका फर्स्ट डेट हो गया। ठीक है, फर्स्ट डेट हो गया, तो 1 जनवरी को आपको याद रखना है। नए साल में अगर फिल्म रिलीज होता है, तो फिल्म रिलीज अगर 1 जनवरी 2017 या उससे पहले होता है, तो हर केस में, हर एक केस में, चाहे कोई भी मामला हो, बिना कन्फ्यूज़न के पूरा का पूरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का खर्चा क्या होता है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है इसके बारे में ज़रा ध्यान से सुनो आप। जो प्रोड्यूसर लोग होते हैं उसके हैंड में
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है। इसमें फिल्म के नेगेटिव प्रिंट बनाने तक के सारे खर्चे आ जाएंगे। ठीक है, सारे खर्चे जो होते हैं, जो नेगेटिव प्रिंट बनेगा ना फिल्म का, वो सारे खर्चे आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव फिल्म बनाने का, जो पॉजिटिव फिल्म बनेगा, ठीक है, उसका नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट किया जाएगा, और फिल्म सेंसर बोर्ड के रिलीजिंग सर्टिफिकेट लेने के बाद जो एडवर्टीजमेंट का खर्चा होगा, ठीक है, मतलब जो बोर्ड, सेंसर बोर्ड जो होती है, सेंसर बोर्ड जो होती है वो रिलीज़ कर दी, उसके बाद जो एडवर्टीजमेंट का खर्चा होगा, ठीक है, वो सारे के सारे आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में नहीं आएंगे। तो ये जो एक्सपेंडिचर होगा आपका पॉजिटिव फिल्म बनाने का, और रिलीज़ के बाद जो कुछ भी प्रचार हुआ है, सेंसर बोर्ड के रिलीज़ के बाद जो भी प्रचार हुआ है, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलकर डिडक्शन मिल जाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलकर आपको जनरल प्रोविजन में, ठीक है, सेक्शन 37 सब सेक्शन 1 का जनरल प्रोविजन में आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि पॉजिटिव फिल्म बनाने के खर्चे और सेंसर बोर्ड को तो पहुँचाने से पहले जितना भी प्रमोशनल एक्सपेंडिचर वगैरह सब करता है घूम घूम के, ठीक है, तो वो सारे के सारे जो होंगे वो आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहलाएंगे। मतलब सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट मिलने से पहले जो वो सारे के सारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहलाएंगे प्रोड्यूसर के हैंड में। और अगर मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी वगैरह मिलती है तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से रिड्यूस होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी वगैरह सब मिलती है मूवी के में, तो वो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से रिड्यूस होता है। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं सेक्शन 224 के सबसेक्शन मतलब क्लॉज नंबर 18 क्या बोलता है, कोई भी सब्सिडी या ग्रांट सरकार से मिलता है तो वो इनकम माना जाएगा। ठीक है, वो अदरवाइज बिजनेस प्रोफेशन का आपका अलग कहानी आता है। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि ये तो प्रोड्यूसर के हाथ में बात बताएं, केवल प्रोड्यूसर तो होता नहीं है, जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है फिल्म का, डिस्ट्रीब्यूटर के हाथ में क्या होगा, तो प्रोड्यूसर जो होता है वो फिल्म का प्रोड्यूस करने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर को बेच देता है। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटर को जब बेच दिया, पूरा बेचा या आधा बेचा जो भी है, तो डिस्ट्रीब्यूटर उसको कुछ पेमेंट किया होगा एग्जीबिशन राइट के बदले में, खरीदने के बदले में प्रोड्यूसर को जो पे किया जाता है वो डिस्ट्रीब्यूटर का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा। तो इसका मतलब फिल्म अगर 1 जनवरी 2017 या उससे पहले रिलीज़ होता है तो पूरा का पूरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा खर्चे का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का डिडक्शन मिल जाएगा। अगर मान लो कि फिल्म 1 जनवरी 2017 के बाद रिलीज़ होता है, ठीक है, यानी कि 2 जनवरी या उसके बाद रिलीज़ होता है, तो उस सिचुएशन में यहाँ पर क्या होता है, प्रोड्यूसर जो होगा वो पूरा का पूरा एग्जीबिशन राइट डिस्ट्रीब्यूटर को बेच देता है। ठीक है, पूरा का पूरा एग्जीबिशन राइट जो होता है वो बेच देता है, तो आपका 100% कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का डिडक्शन मिल जाएगा। यहाँ पर भी हर हाल में प्रोड्यूसर हो डिस्ट्रीब्यूटर हो, मतलब ये तो ऑब्वियसली कि फिल्म जो 1 जनवरी 2017 से पहले जो है या फिर 1 जनवरी 2017 को, ठीक है, इसमें 100% था ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, ये दोनों केस में 100% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि अगर मान लो कि अदर केस है, फुल एग्जीबिशन राइट को बेचने के अलावा कोई भी अदर केस है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फिर मतलब अदर केस का मतलब क्या, पूरा नहीं बेचा, खुद एग्जीबिशन राइट कुछ के लिए रखा, कुछ बेचा, कुछ खुद के लिए एग्जीबिशन राइट रखा, ठीक है, या फिर पूरा एग्जीबिशन राइट खुद के लिए रखा, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फिर अमाउंट रियलाइज, तो अदर केस में सारी बातें कवर हो जाएंगी, विच एवर लोअर का डिडक्शन मिलता है। तो इस तरह से ये स्पेशल प्रोविजन था फिल्म प्रोड्यूसर या डिस्ट्रीब्यूटर के केस में। ठीक है, इसके बाद जो आता है हमारा एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, जिसकी चर्चा हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, मैं इसलिए यहाँ पर मैंने उस वक्त भी बोला था कि दोबारा से मैं नहीं बताने वाला। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं 43D सेक्शन के बारे में, इंटरेस्ट इनकम ऑन बैड एंड डाउटफुल डेट्स। अब जो यहाँ पर दो भाग में देख सकते हैं, जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है या स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन होती है या स्टेट इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन होती है, ठीक है, या फिर आपका शेड्यूल बैंक होता है या फिर पब्लिक कंपनी। ये पब्लिक कंपनी काम क्या करती है, ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम करती है रेजिडेंशियल हाउस बनाने के लिए। ठीक है, तो उस सिचुएशन में जो बैड एंड डाउटफुल डेट्स के केस में इनको इंटरेस्ट अगर मिलता है तो ये आपको डिसाइड करने वाली नेशनल हाउसिंग बैंक है, नेशनल हाउसिंग बैंक है। ठीक है, ये प्रिस्क्राइब करती है कि इंटरेस्ट का इनकम क्या होता है। ठीक है, बैड एंड डाउटफुल डेट्स के केस में, और इनके केस में प्रिस्क्राइब करता है आरबीआई, इन सब के केस में आरबीआई के हिसाब से प्रिस्क्राइब्ड होता है। अब इंटरेस्ट का जो इनकम होगा, इन लोगों के केस में इंटरेस्ट का इनकम होगा, उसके रिस्पेक्ट में स्पेशल सेक्शन है 43D। ये क्या बोलता है कि जिस प्रीवियस ईयर में आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करोगे, ठीक है, इंटरेस्ट बोलकर क्रेडिट करोगे, या फिर जिस प्रीवियस ईयर में आपको रिसीव होगा, ठीक है, इन डाउटफुल वगैरह सब पे जो आपको रिसीव होगा, विच एवर इज अर्लियर,
हम आपको उस प्रीवियस ईयर में जाकर टैक्सेबल करेंगे, क्रेडिट करोगे या रिसीव होगा, विच एवर इज अर्लियर। इनकम टैक्स बोलता है कि हम आपको उस प्रीवियस ईयर में टैक्स चार्ज करेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं हमारे अगले प्रोविजन के रिस्पेक्ट में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के बारे में आता है। ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का मस्त प्रोविजन कहा जाएगा। मस्त प्रोविजन इसको हम लोग क्यों बोलेंगे, क्योंकि एम फॉर मिनरल ऑयल। ठीक है, पेप का मतलब मैंने आपको बोला था प्रोस्पेक्टिंग, एक्सट्रैक्शन या फिर प्रोडक्शन। ए फॉर एयरक्राफ्ट, एस फॉर शिपिंग का बिजनेस और टी फॉर टर्नकी प्रोजेक्ट। जैसे ही मैं मस्त बोलूँगा कुछ कॉमन बातें मैं इसमें बताऊँगा। ठीक है, तो मस्त बोलूँगा इसका मतलब ये चारों के चारों आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। ये आपका प्रिजम्पटिव टैक्सेशन विदेशी लोगों के केस में यानी कि नॉन रेसिडेंट इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी के केस में आता है। इसको हम लोग साथ में मिलाकर पढ़ेंगे। जितनी सारी केस लॉज हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, हम लोग उसको डायरेक्टली सेलेक्टेड केसेस की बुक से देखेंगे। ठीक है, अदरवाइज ये सिलेबस आसानी से ख़त्म नहीं होगा। तो ये जो मिनरल ऑयल वाला होता है, ये मिनरल ऑयल वाला आपका 44BB होता है। ठीक है, 44BB होता है। अब जहाँ तक बात करते हैं कि अगर नॉन रेसिडेंट अगर सप्लाई करती है प्लांट या फिर प्लांट मशीनरी सप्लाई करती है या फिर सर्विस देती है, ठीक है, उन ऑर्गेनाइजेशन को जो कि पेप करते हैं, क्या करते हैं, पेप करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग, एक्सट्रैक्शन या प्रोडक्शन करते हैं मिनरल ऑयल का। ठीक है, ये 44BB में कवर्ड हो जाएगा। उसके बाद आपका 44BBA में कवर हो जाएगा कि नॉन रेसिडेंट जो एयरक्राफ्ट ऑपरेशन बिजनेस करता है, नॉन रेसिडेंट जो एयरक्राफ्ट ऑपरेशन बिजनेस करता है। कितने सारे विदेशी कंपनियों को आप जानते हो जो एयरक्राफ्ट ऑपरेशन बिजनेस करता है, भारत में फ्लाइट से आता है, जाता है, ये वो, तो एयरक्राफ्ट बिजनेस ऑपरेशन का बिजनेस करता है, एयरक्राफ्ट ऑपरेट करता है। ये आपका 44B आ गया जो शिपिंग बिजनेस करता है, नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस ऑपरेट करता है। तो उसके बाद एक आता है आपका टर्न की प्रोजेक्ट। टर्न की मतलब चाबी घुमाओ प्रोजेक्ट रेडी। ठीक है, तो फॉरेन कंपनी जो सिविल कंस्ट्रक्शन या फिर पावर प्लांट, सिविल कंस्ट्रक्शन या फिर पावर प्लांट का इरेक्ट एंड टेस्ट करने के बिजनेस में या फिर सिविल कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में जो फॉरेन कंपनी, तो देखो यहाँ पर नॉन रेसिडेंट इन तीनों में वर्ड यूज़ किया गया है और इसमें वर्ड यूज़ किया गया है फॉरेन कंपनी। ठीक है, तो नॉन रेसिडेंट जहाँ यूज़ किया जाता है वहाँ पर इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी भी हो जाता है। ठीक है, इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी भी हो जाता है। अब 1 मिनट के लिए आपको रेट्स जो है यहाँ पर याद रखने हैं। रेट्स याद रखने हैं, जो मिनरल ऑयल वाला है उसमें 10% याद रखना है और टर्नकी प्रोजेक्ट वाला T फॉर 10 और T फॉर 10%। ठीक है, और मिनरल ऑयल वाला भी आपका 10% है। उसके बाद जो है एयरक्राफ्ट वाला आपका 5% है और शिपिंग वाला 7.5% है। तो S फॉर 7 और S फॉर 7.5%। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप यहाँ पर याद रखने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, वैसे ये सारी चीज़ आपको पता होती है बट मेरा बताना आपका मेरा फ़र्ज बनता है। तो अब हम लोग बात करते हैं प्रिजम्पटिव टैक्स नॉन रेसिडेंट के केस में, उसका मस्त प्रोविज़न के बारे में एक एक चर्चा हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मिनरल ऑयल्स का पेप। नॉन रेसिडेंट अगर मिनरल ऑयल का प्रोस्पेक्टिंग, एक्सट्रैक्शन या प्रोडक्शन के लिए सर्विस देने का काम करता है या फिर प्लांट एंड मशीनरी किराए पर देता है, सर्विस देता है या फिर प्लांट एंड मशीनरी हायर करके आप हायर पर देता है आपको। ठीक है, तो उस सिचुएशन में देखो ध्यान से, हर जगह एक ही चीज़ मिलेगी, कॉमन बातें मिलेगी। इंडिया में या फिर आउटसाइड इंडिया में अमाउंट रिसीव होता है, लेकिन इंडिया या देश में हो या विदेश में हो अमाउंट रिसीव, लेकिन मिनरल ऑयल का जो पेप किया जा रहा है वो भारत में किया जा रहा है, पेप जो किया जा रहा है वो इंडिया में किया जा रहा है। या फिर मिनरल ऑयल जो होता है उसका पेप अगर आउटसाइड इंडिया में किया जा रहा है, ठीक है, आउटसाइड इंडिया में किया जा रहा है तो जो पैसे इंडिया में रिसीव होते हैं, पेप अगर इंडिया में किया जा रहा है तो पैसे कहीं भी रिसीव हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन पेप अगर आउटसाइड इंडिया में किया जा रहा है तो इंडिया में जो पैसे रिसीव होते हैं, तो मिनरल ऑयल का पेप आउटसाइड इंडिया में रिसीव होता है, तो उस सिचुएशन में तो 10% आपका डीम्ड इनकम माना जाएगा। ये जो आपका पैसा मिला है उसका 10% डीम्ड बिजनेस इनकम माना जाएगा। तो एम हम लोगों ने कंप्लीट किया। एक ही बात हम लोग करते हैं, ए फॉर एयरक्राफ्ट। नॉन रेसिडेंट एयरक्राफ्ट ऑपरेट करने का बिजनेस करता है। ठीक है, तो इंडिया से आपका कैरेज को ले जाने का भाड़ा, जो भी फ्रेट वगैरह सब होता है इंडिया में या आउटसाइड इंडिया में कहीं पर भी रिसीव होता है, बात यहाँ पर भी हो गई, इंडिया या आउटसाइड इंडिया में रिसीव होता है, लेकिन इंडिया में पैसेंजर को या फिर गुड्स को मतलब कैरी करने के लिए आप क्या करते हो, फ्रेट वगैरह सब ये करते हो। अगर आउटसाइड इंडिया की सवाल है तो इंडिया में रिसीव होना चाहिए पेमेंट, तब जाके ये जो इनकम होता है उसका 5% प्रिजम्पटिव इनकम माना जाएगा। अब जहाँ तक बात करते हैं शिपिंग के बारे में, शिपिंग के बारे में क्या आता है कि अगर शिपिंग ऑपरेशन नॉन रेसिडेंट करता है तो उस
उस परिस्थिति में भारत में पोर्ट पर शिफ्ट करती है गुड्स या फिर गुड्स वगैरह का कैरेज, तो फ्रेट जो होता है वो इंडिया में रिसीव होता है या फिर आउटसाइड इंडिया में रिसीव होता है। ठीक है, यहाँ भी सेम कहानी होती है कि भाई आप जो काम कर रहे हो उसका इंडिया या आउटसाइड इंडिया में रिसीव हो, लेकिन काम जो कर रहे हो वो शिपिंग का वो भारत में करो, भारत से गुड्स या फिर सर्विसेज गुड्स या पैसेंजर वगैरह सबको लाने जाने का काम करते हो, या फिर आउटसाइड इंडिया में करते हो तो इनकम अगर रिसीव होता है इंडिया में, तो उस परिस्थिति में 7.5% बिजनेस इनकम माना जाएगा। अब ये जो शिपिंग वाला केस है, इस शिपिंग वाले केस में एक चीज़ और याद रखना है कि 172 का रिकवरी मैकेनिज्म अप्लाई होता है। ठीक है, रिकवरी मैकेनिज्म केवल शिपिंग वाले को अप्लाई होता है, MAT को इसको नहीं। ठीक है, केवल एस को अप्लाई होता है। ठीक है, 172 वाला रिकवरी प्रोसीडिंग। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं 172 थोड़ी देर में हम लोग जान जाएंगे क्या होता है। हम लोग बात करते हैं टर्नकी प्रोजेक्ट के बारे में अपनी चर्चा, टर्नकी प्रोजेक्ट के बारे में अपनी चर्चा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव टर्नकी प्रोजेक्ट के तहत कोई फॉरेन कंपनी या फिर पावर प्लांट बनाने का काम करती है, कोई फॉरेन कंपनी कंस्ट्रक्शन का काम करती है, फिर पावर प्लांट का काम करती है, सिविल कंस्ट्रक्शन या फिर आपका पावर प्लांट का इरेक्शन या फिर टेस्टिंग करती है, तो इस काम के लिए इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया में जो भी अमाउंट रिसीव होता है उसका 10% प्रिजम्पटिव इनकम माना जाएगा। ये काम जो है टर्नकी प्रोजेक्ट का आपका भारत में होना चाहिए। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं इसके रिस्पेक्ट में, मस्ट प्रोविजन के रिस्पेक्ट में कुछ कॉमन बातें, दो बातें इसमें बुरी बातें हैं, नेगेटिव बात है, और दो जो है वो पॉजिटिव बात है। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं नेगेटिव बात क्या क्या है, तो 28 से लेकर 43A का प्रोविज़न किसी को अप्लाई नहीं होता है, मतलब इन सब में से किसी को अप्लाई नहीं होगा जो अब तक हम लोगों ने देखा। अब जहाँ तक बात करते हैं इस इनकम के अगेंस्ट में करेंट ईयर हो या फिर ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन हो, उसका सेट ऑफ नहीं किया जा सकता है। मतलब डेप्रिसिएशन जो होगा, डेप्रिसिएशन वो करेंट ईयर का होगा या ब्रॉड फॉरवर्ड होगा, उसका सेट ऑफ नहीं किया जा सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भाई अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है, लेकिन लॉसेस पर नहीं लगाया है। मतलब लॉसेस करंट ईयर का हो या फिर ब्रॉड फॉरवर्ड हो, उसका सेट ऑफ जो है वो किया जा सकता है। और दूसरी खास बात यह है कि चैप्टर 6A का डिडक्शन जो है वो सभी को मिलेगा, चैप्टर 6A का डिडक्शन सभी को मिलेगा। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं, कुछ बातें हम लोग देखते हैं। जो मिनरल ऑयल था उसमें 10% वाला था और इस पे भी 10% वाला था। शिप के केस में 7.5% था, इसके केस में 5% था। अब ये 10% वाले मामले में, यानी कि मिनरल ऑयल के पेप के बारे में और टर्नकी प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग कुछ बात देखते हैं, जो कि इन दोनों के लिए नहीं है, एयरक्राफ्ट और शिपिंग के लिए, ये इनके लिए है। मिनरल ऑयल का पेप और पावर प्लांट के टर्नकी प्रोजेक्ट वाले केस में एक ऑप्शन होता है कि ये लोग जो इनका प्रिजम्पटिव इनकम होता है 10% वाला, ठीक है, MOT वाले का, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, प्रिजम्पटिव इनकम से लोअर क्लेम अगर करना चाहते हैं तो वो असेसिंग ऑफिसर के सामने में 3 कंडीशन को पूरा करके दिखाएंगे। पहला कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट मेंटेन करेंगे, दूसरा 44AB के तहत ऑडिट करवाएंगे, तीसरा असेसिंग ऑफिसर का मतलब असेसिंग ऑफिसर इनका स्क्रूटनी करेगा। ठीक है, तो उस सिचुएशन में इनको अलाउ कर देगा। अब शिपिंग के केस में हम लोगों ने देखा था 172 का मैकेनिज्म रिकवरी के लिए होता है। तो अगर मान लो कि क्या बोलते हैं शिप ऑपरेटिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है नॉन रेसिडेंट, तो पोर्ट इन इंडिया पर जो भी शिफ्ट के तहत आपका अमाउंट मिलेगा, ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया में रिसीव होता है पैसा, लेकिन पोर्ट कहाँ पर है, पोर्ट इंडिया में है। ठीक है, तो इसके केस में अप्लाई होता है। तो पोर्ट इन इंडिया पर जो भी शिफ्ट करने के रिस्पेक्ट में अमाउंट मिलेगा, चाहे इंडिया में मिला हो या आउटसाइड इंडिया में मिला हो, उस अमाउंट प्लस हैंडलिंग चार्ज, डिमरेज चार्ज या अदर सिमिलर नेचर का जो खर्चा है, उसको 172 का रिकवरी मैकेनिज्म अप्लाई हो जाएगा रिकवर करने के लिए। सबसे पहले रिकवरी के लिए क्या करेगा, थोड़ा सा ऐसा फील होगा आपको जैसे कस्टम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले क्या होगा, मास्टर जो होगा उस शिप के रिस्पेक्ट में, वो जो भी अमाउंट रिसीव हुआ है उसका ट्रू एंड फेयर डिस्क्लोजर करते हुए असेसिंग ऑफिसर को रिटर्न फाइल करेगा। ठीक है, असेसिंग ऑफिसर को रिटर्न फाइल करेगा। अब शिप का डिपार्चर से पहले या फिर इन केस अगर शिप डिपार्चर से पहले अगर फर्निश नहीं कर सकता है तो प्रॉपर अरेंजमेंट करेगा किसी को ऑथोराइज करके कि भैया इससे ले लेना। तो जो ऑथोराइज पर्सन होगा वो डिपार्चर के 30 दिनों के अंदर में असेसिंग ऑफिसर को रिटर्न फाइल करेगी। अगर ऐसा यहाँ रिटर्न फाइल नहीं हो सकता है तो रिटर्न फाइल लेकिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या करेगा, असेसिंग ऑफिसर एक्सेप्ट कर सकता है 30 दिनों के अंदर
अंदर में उसका ऑथराइज पर्सन भी कर दिया तो जिस फाइनेंशियल ईयर में रिटर्न जमा हुआ है उसके एंड के जिस फाइनेंशियल ईयर में इस फाइनेंशियल ईयर में अगर रिटर्न जमा हुआ तो इस फाइनेंशियल ईयर के एंड के 9 महीने के अंदर 9 महीने के अंदर क्या करना पड़ेगा, असेसिंग ऑफिसर इनकम और उसका जो भी टैक्स होगा वो डिटरमाइन करके फॉरेन कंपनी का जो आपका रेट होगा उस पर 40% का रेट लगा के डिमांड नोटिस इशू करेगा, ठीक है। और उसका एक कॉपी क्या करेगा, कलेक्टर ऑफ कस्टम को भी फॉरवर्ड कर देगा कि भैया हम कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, हमको ये नहीं दिया तो आप कलेक्ट करना। अब कलेक्टर ऑफ कस्टम जो आपका पोर्ट से क्लियरेंस सर्टिफिकेट तब तक आपको इशू नहीं करेगा अगर आपका ड्यू बाकी है, जब तक आप ये वाला पेमेंट ना कर दो या फिर प्रॉपर अरेंजमेंट ना कर दो, पूरा पैसा ना अरेंज कर दो इस पेमेंट को करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका 172 का मैकेनिज्म था। तो ये आपका 172 का शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने देखा कुछ अरेंजमेंट के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं स्पेशल प्रोविज़न फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। एक होता है आपका बिजनेस के केस में और दूसरा आपका प्रोफेशन के केस में, ठीक है। बिजनेस के केस में और उसके बाद प्रोफेशन के केस में 44 AD बिजनेस के केस में और 44 ADA यानी कि 44 अड्डा। 44 अड्डा जो है आपका फाइनेंस एक्ट 2016 में डाला गया, 44 AD और 44 AD। तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखना 44 AD के रिस्पेक्ट में और 44 ADA के बारे में हम लोग अपनी चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। तो अगर मान लो कोई रेसिडेंट है, ठीक है, रेसिडेंट होना जरूरी है प्लस इंडिविजुअल या फिर हफ है, ठीक है, या फिर फर्म है, ध्यान रहे रेसिडेंट है प्लस इंडिविजुअल, ये पर्सन ये है और रेसिडेंट होना चाहिए, ठीक है, फर्म। अब यहाँ पर LLP नहीं है, जनरली फर्म इंक्लूड LLP होता है लेकिन यहाँ पर LLP नहीं है। अगर ये बिजनेस करता है, ये लोग जो हैं आपके बिजनेस करते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट आपका 44 AE या फिर एजेंसी बिजनेस या फिर ऐसा बिजनेस जिसमें आप कमीशन या फिर ब्रोकरेज वगैरह सब रिसीव करने वाला काम करते हो, ठीक है, ये बिजनेस अगर आप करते हो, ठीक है, मतलब आपका कुछ बिजनेस को छोड़कर जैसे कि आपका एजेंसी का बिजनेस हो गया या कमीशन एंड ब्रोकरेज का बिजनेस हो गया या फिर 44 AE वाला बिजनेस हो गया, 44 AE वाला बिजनेस हो गया, वो बिजनेस को मतलब 44 AE वाला बिजनेस हो गया, इन सब बिजनेस को छोड़कर कोई भी बिजनेस करते हो और आपका टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट, टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसीट 2 करोड़ से एक्सीड नहीं होता है, तो 2 करोड़ से एक्सीड नहीं होता है, तो मतलब सीधे शब्दों में बोला जाए कि आपके बिजनेस को छोटा बिजनेस बोल रहा है। अगर 2 करोड़ से बिजनेस आपका एक्सीड नहीं करता है, आप रेसिडेंट प्लस इंडिविजुअल या हफ हो या फिर फर्म हो लेकिन LLP नहीं हो, तो उस सिचुएशन में जो भी टर्नओवर या फिर आपका ग्रॉस रिसीट होगा उसका सीधा 8% जो होगा वो आपका प्रिजम्पटिव इनकम माना जा सकता है, प्रिजम्पटिव इनकम माना जा सकता है, ठीक है। अब जहाँ तक बात करते हैं, पहले ऐसा प्रोविज़न नहीं था एडवांस टैक्स वाला, लेकिन इसके बारे में भी बोला गया है कि इनको 15 मार्च ऑफ फाइनेंशियल ईयर तक, इनको प्रिजम्पटिव वाले को 15 मार्च ऑफ द फाइनेंशियल ईयर तक सिर्फ एक ही इंस्टॉलमेंट दिया गया है, आपको 100% एडवांस टैक्स देना पड़ेगा, 100% एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। 44 AD की कुछ और बातें कि 30 से लेकर 38 का डिडक्शन नहीं मिलता है। 44 AD इनकम कंप्यूट करते वक्त में इवन आपको आपका क्या बोलते हैं भले ही आपका 40 सबसेक्शन बी के लिमिट में हो, मतलब हम लोगों ने देखा था रेसिडेंट प्लस 3 प्रकार के ऐसे जो पर्सन देखे थे, तो ये फर्म के केस में अप्लाई होगा। फर्म में आपका 40B का लिमिट होता है, ठीक है, जिस लिमिट के अंतर्गत आपको क्या देना पड़ता है, रेमुनरेशन वगैरह सब का जो आप पेमेंट करते हो, सैलरी रेमुनरेशन वगैरह सब का। अगर 40B के लिमिट में होगा उसके बावजूद भी यहाँ पर डिडक्शन जो है वो नहीं मिलेगा। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स इनको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट इनको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। जिस प्रीवियस ईयर में 44 AD के तहत इनकम डिक्लेयर किया गया है उसके 5 कंसेक्यूटिव प्रीवियस ईयर तक 44 AD में ही आपको जाना पड़ेगा। मतलब 44 AD में जिस प्रीवियस ईयर में मान लो कि आपने इस प्रीवियस ईयर में किया है तो आपको इस प्रीवियस ईयर में 44 AD किया है, ठीक है, 44 AD के तहत आपने क्लेम किया है, आप उसके क्राइटेरिया को पूरा करते हुए, तो ज़बरदस्ती है कि अगले 4 सालों तक मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, अगले और 4 सालों तक मतलब टोटल 5 ईयर्स तक, मतलब 44 AD जिस प्रीवियस ईयर के तहत डिक्लेयर कर दिया गया है उसको मिलाकर 5 कंसेक्यूटिव प्रीवियस ईयर तक 44 AD में ही जाना पड़ेगा, मतलब 8% से प्रिजम्पटिव टैक्स ही देना पड़ेगा। वरना यहाँ पर मान लो किया 44 AD यहाँ पर किया, यहाँ पर नहीं कर पाया, तो क्या होगा, जिस प्रीवियस ईयर में 44 AD में डिक्लेयर नहीं किया इनकम, उसके सब्सिक्वेंट 5 सालों तक, ठीक है, उसके सब्सिक्वेंट 5 सालों तक, मतलब जिस प्रीवियस ईयर में नहीं किया उसके सब्सिक्वेंट यानी कि ये वाले यहाँ से 1 2 3 4 5, ये 5 सालों तक आप मुंह उठा के 44 AD लेने मत आना, ठीक है, 44 AD आपको लेने की मत
ज़रूरत नहीं है, आपको नहीं देगा इनकम टैक्स। मतलब यहाँ पर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह सब मेंटेन करना पड़ेगा, एडवांस टैक्स का इंस्टॉलमेंट वगैरह सब एक ही बार का वाला ये सब फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगा। ऐसा ही सेक्शन आपका आया प्रोफेशन के रिस्पेक्ट में। प्रोफेशन के रिस्पेक्ट में अब तक कोई सेक्शन नहीं था, तो 44 AD डाला गया, 44 AD है, 44 ADA डाला गया। ये 44 ADA में क्या बोला गया? 44 ADA में बोला गया रेसिडेंट एसएससी हो और वो प्रोफेशन करता हो, क्या करता हो? रेसिडेंट एसएससी हो और वो प्रोफेशन करता हो जिसका ग्रॉस रिसीट 50 लाख से एक्सीड नहीं करता है, 50 लाख से एक्सीड नहीं किया प्रीवियस ईयर में, ठीक है, नहीं किया प्रीवियस ईयर में, ठीक है, तो उसके पास ऑप्शन होता है कि वो अपने ग्रॉस रिसीट का 50% को प्रिज्यूम कर ले, आपका जो इनकम है 50% को प्रिज्यूम कर ले, सब्जेक्ट टू अदर कंडीशन कि आपको 30 से लेकर 38 तक का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। फ़ायदा आपको क्या हो गया? बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, एक्सेप्ट अगर 50% से लोअर आप क्लेम करना चाहते हो तब तो अभी ही आपको मेंटेन करना ही पड़ता है। हम लोगों ने यहाँ पर देखा था 44 AD AE वालों को नहीं मिलता है, जो 44 AE में जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं 44 AE के रिस्पेक्ट में अपनी चर्चा, बिजनेस ऑफ गुड्स कैरेज का बिजनेस, ठीक है। तो बिजनेस ऑफ कोई पर्सन अगर है जो बिजनेस ऑफ प्लेइंग, हायरिंग या फिर लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज का बिजनेस करता हो, ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या होता है? दो कंडीशन को आपको पूरा करना पड़ता है, ठीक है। ये बिजनेस करते हो तो एसएससी के पास प्रीवियस ईयर में किसी भी वक्त 10 से ज़्यादा गुड्स कैरेज नहीं था, किसी भी वक्त 10 से ज़्यादा गुड्स कैरेज नहीं था, ठीक है। और गुड्स कैरेज को प्ले, हायर या फिर लीज पर देने का बिजनेस करता है वो एसएससी। तो उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में आपका 7,500 पर मंथ, ठीक है, या फिर पार्ट ऑफ द मंथ में भी आपका 7,500 ही माना जाएगा, जिसमें एसएससी ओनर था गुड्स कैरेज का प्रीवियस ईयर में, या फिर एक्चुअल अमाउंट जिसको एसएससी ने अर्न किया है और रिटर्न में क्लेम किया है, ठीक है, विच एवर इज लोअर, सॉरी विच एवर इज हायर, विचेवर इज़ हायर जो है वो आपका इनकम माना जाएगा। ये 7,000 पर 7,500 जो होगा पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ फॉर ईच गुड्स कैरेज, ठीक है, हर गुड्स कैरेज के रिस्पेक्ट में होगा, हर एक गुड्स कैरेज के रिस्पेक्ट में होगा। ध्यान रहे आपको किसी भी वक्त प्रीवियस ईयर में आपके पास 10 से ज़्यादा जो है वो गुड्स कैरेज नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये बात ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ पर एक और नोट करने वाली बात है कि गुड्स कैरेज का ओनर तभी भी माना जाता है जब आपने हायर परचेज, इंस्टॉलमेंट पेमेंट, इन सब चीज़ों पे लिया हो, ठीक है, और इंस्टॉलमेंट का पार्ट वगैरह सब ड्यूज़ हो, उधार पे हो, अदरवाइज उसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ ये हमारा पीजीबीपी का चैप्टर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।